भारतीय संविधान वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा में स्वीकृति मिलने के उपरांत ही आगे की भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए, वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व न्यायाधीश और के संघ तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों संघ तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों की वेतन में कमी की जा सकती है। वित्तीय आपात का प्रभाव बताइए। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व न्यायाधीशों के संघ और राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार के को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के संबंध में विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित है तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 370(1) का में बताया गया है कि अनुच्छेद 338 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370(1) खा में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार है। संसद की शक्ति संघ सूची, यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य के सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370(1) में कहा गया है कि भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370(1) घ में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने का निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम हैं। अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370(2) इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके। अनुच्छेद 370(3) का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान के से निरसित किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति
कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार थे। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश में से बाहर लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत में किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला को जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला का जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है। और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। राज्य के में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार IPC लागू नहीं होती है। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर को अब जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, दूसरा लद्दाख राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख के प्रथम राज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर थे। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें हैं। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा, नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS व IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी भी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेष अधिकार खत्म होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकेगा। अनुसूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून व कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहले 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई। इनमें 6 सीटें जम्मू व कश्मीर सीट संभाग में बढ़ी। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की सीटें 90 सीटें हो गई। इनमें 7 सीटें अनुसूचित जाति
के लिए आरक्षित की गई। इनमें आरक्षण का रोस्टर बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। इनमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें, प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों का पुनरीक्षण किया गया। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगी। परिसीमन आयोग की कुछ अन्य सिफारिशें। परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें पीओजे के विस्थापितों के लिए कुछ सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की। ये सीटें पूर्व में विधानसभा के निर्धारित 90 सीटों के से अलग होंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में एक महिला के लिए आवश्यक हो। इन्हें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्य की तरह ही अधिकार भी दिए जाएं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बना। 43 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए, उसके नीचे घंटे के आकार में पद्म के ऊपर चित्र वल्लरी एक साथ हाथी चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, सांड, एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं। इनके बीच बीच में एक चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र में सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा और हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा व सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह का प्रयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया ऊपर सफेद, बीच में तिरंगा गहरा केसरिया, सबसे ऊपर गहरा केसरिया सफेद बीच में और गहरा हरा नीचे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। और भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के पर केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद सत्य व पवित्रता का और हरा जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रतीक को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। संविधान में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता ने यह घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक झुका दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्ता ने की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन में हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। इसमें इसकी प्रथम व अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण दत्त ने सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी के द्वारा गाया गया था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में गाया गया है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया है। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसे 1952 ईस्वी में गठित मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली संवत सुधार समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन यानी कि कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है पायोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय फल आम मेंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंथालेसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 ईस्वी को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लांटानिस्टा गैंगेटिका को 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु हाथी है। और 44 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें हम संसद की वित्तीय समितियां पढ़ेंगे। प्रकलन समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकलन समिति इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें प्रकलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है। अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति से चुना जाता है तो फिर वह समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाए जाए, संगठन में कैसे कुशलता अपनाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्रकलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है, अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। संसद की समितियों में नंबर 2 पे पढ़ेंगे लोक लेखा समिति प्रकरण समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लोकसभा लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को
लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय विरोधी दल में सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा भी शुरू की गई। लोक लेखा समिति में राज्यपाल के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया है तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी को प्रमाण की खोज कर सकती है। लोक लेखा समिति के बारे में नोट हम पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। सरकारी उपक्रमों की समितियों में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 13 लोकसभा और 7 राज्यसभा तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं: सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन व अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। कुछ अन्य मुख्य समितियां: कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति का पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प संबंधी समितियां इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति, उपसभापति 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियां, इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पंचायती राज, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 45 नंबर में। पंचायती राज लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प। पंचायती राज 45 नंबर टॉपिक है। पंचायती राज हम पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित
करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायती राज को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 अड़ा में बताया गया है, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाए जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243(4) के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायतों की नागरिक अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। जी.बी. के राव समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। के संथानम समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की। इस समिति ने कुछ अन्य सिफारिशें की थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव व अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँवों में मान्यता दी जानी चाहिए। गाँवों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 ईस्वी में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। 6 माह के अंदर पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 से या 6 तक 12वीं अनुसूची के प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थानों में का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार बताइए। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र से परिवर्तित रहा है। नगर परिषद छोटे नगर के क्षेत्र के लिए। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। 40
46 नंबर पे हम पढ़ेंगे। 46 से 46 नंबर में हम महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर 1 पे हम शून्यकाल पढ़ेंगे। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल संसद के दोनों सदनों के प्रश्न के ठीक बाद शून्यकाल संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रक्रिया और संचालन समिति में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल नाम समाचार पत्री द्वारा दिया गया है। इस काल के सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाता है, उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। शून्यकाल में शून्यकाल 1 बजे से 12 बजे तक चलता है। सदन का स्थगन संसद के स्थगन द्वारा सदन के काम काज को विनिर्दिष्ट करने के लिए स्थापित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे या दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। नंबर 4 पे अनुपूरक सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर लगाकर उनके अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। नंबर 7 पे स्थगन पर प्रस्ताव पढ़ेंगे। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अल्प सूचना प्रश्न जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। मांगों को करों एवं शुल्कों में अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन एवं भत्ते निधि पर आधारित होते हैं। और आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। धन की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है उन प्रश्नों में उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा संसद लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन या यथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे राष्ट्रपति नियत करे सामान्यतः 5 बजे 5:30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित अतारांकित अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो जिसके उत्तर किसी भी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो, जिसका विषय किसी हाल के तारांकित अतारांकित अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो, जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने का सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अल्पकालीन चर्चाएं भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी में के बाद हुई। इस लोक महत्व के
इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नंबर 13 में विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग भी शामिल होती है। भारत सरकार के संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। लेखा अनुदान। जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने से पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 का के अंतर्गत लोक लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। संविधान के अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को पारित कर सकता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत कर सकती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक। राज्य में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार के धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 का के अनुच्छेद 110(1) का उपखंड का से 6 तक के उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। 7 नंबर में अनुपूरक अनुदान पढ़ेंगे। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न की जाती, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश कराएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। बजट सत्र। वर्तमान में बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती हैं। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं। इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अभिप्राय यह है कि अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक अपने निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो सकता है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत त्याग करना होगा। कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों द्वारा अस्वीकृत को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे से स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है।
मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन में अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें सदन के फैसले को अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन में कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त कर सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। स्थानापन्न प्रस्ताव, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। नंबर 24 में अनुषंगी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित रूप से पेश किया जाता है। 25 में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन प्रस्ताव। यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी भी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। 27 नंबर में अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए कोई समय नियत नहीं किया जा सकता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश। राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों के संबंध में अध्यादेश का प्राख्यान करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है। संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है जब इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में संसद बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर सदन में आगे के स्थान पर प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी संस्था सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को बैक बेंचर कहा जाता है। गुलेटिन किसे कहते हैं? गुलेटिन यह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक निपटाई ना गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, उन्हें गुलेटिन कहते हैं। काकस किसी राजनीतिक दल व गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। त्रिशंकु संसद आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुप्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा
यही स्थिति रही है। नियम 1993 ईस्वी नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक और अविलंबीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 ईस्वी में बनाया गया था। इसे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय के अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता है। केवल सभी पक्षों के सदस्यों को क्रमबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। अनुच्छेद नंबर 37 में न्यायिक पुनर्विलोकन पढ़ेंगे। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि सदन यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियों अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो उन्हें निरसित घोषित कर सकते हैं। पूर्ति सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने से पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति होती है। नंबर 39 में प्रश्नकाल पढ़ेंगे। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना का समय मिलता है। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। इस दौरान सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। नंबर 40 में दबाव समूह पढ़ेंगे। नीतियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। सचेतक किसे कहते हैं? राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद हम सारे पढ़ेंगे अभी। संविधान के अनुच्छेद टॉपिक नंबर 47 में अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि प्रत्येक भारत के राज्यों का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। नए राज्यों के विषय में या स्थापना का प्रावधान नंबर 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 47 में। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान करता है। नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में होने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता व माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस विषय की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संशोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इससे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संपत्ति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा स्थापित राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी संपत्ति दे सकता है या नहीं, या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र सरकार शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य में राज्यपाल को उसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरक्षण, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 243 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्य विधेयक राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा कार्य निर्णय
कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों के विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 का या ए यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। वह पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 का सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा अनुच्छेद 312 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 आंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं तो उसकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए और इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा यदि वह समझता तो हो कि भारत के या उसके किसी भाग में सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के कारण फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 355 में अनुच्छेद 356 में यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके अन्य किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है, वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है, वह अपने राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष
कश्मीर जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 370 में इसमें जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 371 इसमें राज्यों के विशेष क्षेत्रों का और क्षेत्रों के विकास। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि हैं। अनुच्छेद 394 राष्ट्रपति द्वारा अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 48 नंबर में हम भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन पढ़ेंगे। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन है पहला संशोधन 1951 ईस्वी में। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किया जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। साथ ही द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद दूसरे संशोधन में 1952 ईस्वी की, इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी में जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तीसरा संशोधन 1954 ईस्वी में, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 ईस्वी, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। पांचवा संशोधन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत के देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठा संशोधन 1956 ईस्वी में, इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची के परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्रीय कर को लगाने का अधिकार दिया गया है। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी में, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों में केंद्र प्रदेश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया है। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं की सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 8वां संशोधन 1959, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्ष के लिए अर्थात 1927 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है। नवा संशोधन में 1960 ईस्वी, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि शर्तों के अनुसार बेरूबारी खुलना आदि पाकिस्तान को दे दिए गए थे। 10वां संशोधन 1961 ईस्वी में, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली यानी क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 11वां संशोधन 1961 ईस्वी में, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में, इसके अंतर्गत संविधान में प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव भारत को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संशोधन 1963, इसके अंतर्गत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया है। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और दमन एवं दीव एवं पांडिचेरी
पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। 15वां संशोधन 1993 ईस्वी 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्ति न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन 1963 ईस्वी में इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा को जोड़ा गया है। 16वां संशोधन में ही मैं अखंडता को बनाए भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द जोड़े गए थे। 16वां संशोधन 1963 ईस्वी में 17वां संशोधन 1964 इसमें संपत्ति के अधिकारों को और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नवी अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। 18वां संशोधन 1934 ईस्वी के अंतर्गत पंजाब के का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संशोधन 1940 ईस्वी के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालय के चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी में इसके अंतर्गत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1929 के अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी में संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें 3 भागों के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 25वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 खा या गा में वर्णित निर्देशित तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई है। किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा अभी निश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971 इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की नवी संवैधानिक वैधता को मान्यता में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। सभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 इसके द्वारा संसद एक विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया है। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। 34वां संशोधन 1974 इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को नवी अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संशोधित और वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। सिक्किम का दर्जा समाप्त कर उन्हें संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 37वां
संशोधन 1975 इसके अंतर्गत इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते न्यायिक विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई है। 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं, जिनमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में ही धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों का सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को परीक्षण से मुक्त किया गया है। सभी विधानसभाओं तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि है। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी क्षेत्र के केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय में ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि वे संवैधानिक वैधता के प्रश्न चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा विषयों की को सूची में शामिल किया सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य सूची, समर्थित सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। संवैधानिक संशोधन 44वां संशोधन 1978 इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया है। आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया है जिसमें उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की मांग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की आधिकारिक हल कर 50वां संशोधन 1984 इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा राज्य व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए हैं। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं। 85 इसके संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों उन सदस्यों को आयोजित को छोड़ते हैं जिसके चुनाव पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 53वां संशोधन 1986 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया है। 54वां संशोधन 1986 के अंतर्गत संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों की वेतन में
वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया है। 55वां संशोधन 1986 इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया है। 56वां संशोधन 1987 इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया है। 57वां संशोधन 1987 इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों के परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया है। 58वां संशोधन 1987 इसके अंतर्गत इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रस्ताव है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22वां का एक नया अनुच्छेद 394 नया अनुच्छेद को जोड़ा गया है। 58वां संविधान संशोधन में और 60वां संशोधन 1988 इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई है। 61वां संशोधन 1979 इसके अंतर्गत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। 65वां संशोधन 1990 इसके द्वारा अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1992 ईस्वी में दिल्ली और पांडिचेरी 70वां संशोधन 1992 में हुआ है। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल सम्मिलित किया गया है। 71वां संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1993 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसके संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से 243 तक अनुच्छेद है। 74वां संशोधन 1993 इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची शामिल की गई है जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 74 ईस्वी में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 या और दा तक के अनुच्छेद है। 73वां संशोधन 25/4/1993 ईस्वी से 74वां 1/6/1993 ईस्वी से प्रवृत्त है। 76वां संशोधन द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को नवीं अनुसूची 78वां संशोधन 1993 इसके द्वारा नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार नवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की कुल संख्या 284 रह गई है। 79वां संशोधन 1999 में हुआ। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि 29% हिस्सा मिलेगा। 82वां 2000 ईस्वी में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्ति स्थानों की भर्ती की हेतु प्रोन्नति के मामलों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की
संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। 84वां संशोधन 2001। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के तक कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 85वां संशोधन 85वां संशोधन 2001 में हुआ। सरकारी सेवाओं में लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 86वां संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 86वां संशोधन है 2002 में हुआ था। निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में संशोधन में किए गए प्रावधान है। 87वां संशोधन 2003 में हुआ। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है। 88वां संशोधन 2003 संशोधन सेवाओं पर कर का प्रावधान है। 90वां संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। 90वां संशोधन 2003 में असम मेघालय में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा 91वां संशोधन। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की 40 होगी वहां अधिकतम 12 होगी। 92वां संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं का समावेश है। 93वां संशोधन 2006 में शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था हुई थी 2006 में। और 94वां संशोधन 2006 में हुआ। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक राजनीतिक कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों ने लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 95वां संशोधन 2009। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं अन्य भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 96वां संशोधन संविधान संशोधन 2011 ईस्वी संविधान में 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं आरक्षण प्रदान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। सहकारी समिति बनाने के अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 राज्यपाल की नीति और सहकारी नीतियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 का संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 या और ना है। 98वां संविधान संशोधन। 98वां संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया है। उद्देश्य कर्नाटक राज्य की हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी। 100वां
संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश की भूमि का स्थानांतरण था और 101वां संविधान संशोधन इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था 2016 में। और 102वां संविधान संशोधन इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रमाणित करने के लिए सभी नीतिगत मामलों को आयोग में से परामर्श करेगी। 103वां संशोधन 2019 इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15, 16 एवं 15, 16 एवं 16(6) को जोड़ा गया है। 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन में पूर्ण आरक्षण सामाजिक और व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 34 का में संशोधन करते हुए लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर सकता है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। 104वां संविधान संशोधन 2019 को हुआ था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और पिछड़े वर्गों की सूची के लिए अधिसूचित पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 केंद्र और राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामले के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। अनुच्छेद 300 का या ए भारत के संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा ही समाहित किया गया है। इस वीडियो से हमारी भारतीय संविधान के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इसमें टोटल 48 टॉपिक थे भारतीय संविधान के और 48 के 48 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। राधे राधे।